वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये जो एटम है ये अलग अलग पार्टिकल्स जब मिलते हैं तब बनता है। ठीक है, एटम खुद ही एक टाइनी पार्टिकल है जो बनता है बहुत सारे पार्टिकल से। ठीक है, अब ये जो एटम है इसका हमने देखा था न्यूक्लियस होता है जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और उसमें से कुछ पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और कुछ के पास नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ के पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, कुछ के पास कोई चार्ज नहीं होता जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत डेंस पार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की डेंसिटी हाई होती है। और फिर हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, इस तरह ऑर्बिट करते रहते हैं क्योंकि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, वो यहाँ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, इतना हमने देखा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, यानी कि न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ कौन रखता है? ऐसी कौन सी फोर्स है जो दोनों को यहाँ पे एक साथ कंबाइन करके, जोड़ के, बांध के रखती है? ठीक है, तो हम अब वो देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि एटम्स को डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911। ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में इसको डिस्कवर किया था। कैसे? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थ्रू द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद बताया था कि जो एटम्स हैं वो सॉलिड स्फीयर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सॉलिड बॉल है बड़ी सी, उसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया था कि जो एटम है पूरा का पूरा, उसके अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस भी है। जैसे ये जगह पूरी एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, वो उस जगह जहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं घूम रहा है, वो खाली खाली है बिल्कुल। ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ये भी बताया था। अब देखते हैं कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये जो सेंटर में होते हैं, इनको कौन सी फोर्स बांध के रखती है, बाउंड करके रखती है? ठीक है, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, कौन सी फोर्स होती है ये? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये लगाता कौन है? न्यूट्रॉन्स लगाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन्स लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स होती है इसकी रेंज बहुत कम है। जैसे मान लो ये न्यूट्रॉन है और ये फोर्स लगा रहा है, तो इसकी जो फोर्स है वो बस इधर पास पास में ही लग पा रही है, बहुत दूर तक नहीं लग पा रही है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि न्यूट्रॉन लगाते हैं, ठीक है, इनकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से ये बाइंड कर पाते हैं सिर्फ प्रोटॉन्स को। ठीक है, तो ये किसको बाइंड करके रखते हैं? प्रोटॉन्स को अपने पास बाइंड करके रख लेते हैं। ठीक है, ओवरकमिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, ये क्या होता है कि जो सेम चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर फेंकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ये प्रोटॉन्स को दूर दूर नहीं जाने देती, रिपेल नहीं करने देती, ये इनको एकदम से बाइंड करके रखती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा एक साथ रहते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट कि कैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में एक साथ बाइंड होके रहते हैं। कैसे? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, जो कि न्यूट्रॉन्स लगाते हैं। लेकिन ये फोर्स शॉर्ट रेंज होती है, इसकी रेंज बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ प्रोटॉन्स को ही बाइंड करके रखते हैं न्यूक्लियस में। थैंक यू।